हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की सेकेंड टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक में हम लोग कर चुके थे, रेजिस्टेंस तक हो चुका था। क्या हुआ था? करंट के बारे में जान चुके थे, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल के बारे में जान चुके थे, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जान चुके थे, ओम्स लॉ पढ़ चुके थे। ठीक है, ओम्स लॉ तक हो चुका था। उसके बाद ओम्स लॉ की वेरिफिकेशन और उसकी ग्राफ यहाँ तक कर चुके थे हम लोग। रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी कर चुके थे। तो देखिए आज हम लोग क्या करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी की सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। तो अच्छे से देखिए, पेन पेपर लेकर रेडी हो जाइए, चूँकि इनिशियली है, आप अभी से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दे। आपको कभी भी इस चैप्टर के बारे में या फिजिक्स के बारे में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, चूँकि आप क्या है, भरत ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े हुए हैं। आप जुड़े रहिए 1 साल तक, मैं भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा 1 साल तक। ठीक है, हम लोग IV ग्राफ कर चुके थे। IV ग्राफ करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस की ग्राफ ये कर चुके हम लोग। ठीक है, क्या कर चुके थे? देखिए ये I लिए थे और ये क्या लिए थे? V। और ये क्या था? ये था हमारे पास I। और जब इसकी ग्राफ प्लॉट किए थे तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन, मतलब ये पासेस थ्रू द ओरिजिन से पास कर रहा था ये ग्राफ। और इसकी क्या है, मान लीजिए यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे तो स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ लाइन, मान लीजिए ये O है, ये B है, ये C है, तो ये स्लोप ऑफ द लाइन क्या कहलाएगा? स्लोप ऑफ द लाइन, ये स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन OB इक्वल टू क्या था? ये BC बाई OC। BC का मतलब क्या? अब ये देखिए जरा, क्या है ये? करंट की डिफरेंस, मतलब इसे हम लोग डेल्टा I बाई डेल्टा V भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं IA BC, और ये बोल सकते हैं IO। मतलब क्या हो गया? IA माइनस IO बाई यहाँ पे OC। मतलब बोल सकते हैं, सपोज कर दिए यहाँ V1, ठीक है, और ये V0। मतलब यहाँ बोल सकते थे IA माइनस IO इक्वल टू क्या? दोनों की डिफरेंस, मतलब करंट, मतलब स्मॉल चेंज इन करंट, मतलब डिफरेंस, मतलब डेल्टा I बाई डेल्टा भी बोल सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई डेल्टा V बाई डेल्टा I लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेसिप्रोकल, ये शिफ्ट करेंगे तो डेल्टा I बाई डेल्टा V। और जैसा कि पता है 1 बाई डेल्टा I बाई डेल्टा V, ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR, तो R इक्वल टू V बाई I। तो V बाई I को क्या लिखेंगे? R। दैट मीन्स क्या बन गया? ये R। मतलब क्या हो गया? ये रेसिप्रोकल हो गया रेजिस्टेंस का। किसका? किसका? तो 1 बाई क्या हो गया? R का मतलब क्या? रेजिस्टेंस। 1 बाई रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस? किसी भी कंडक्टर का। तो ये हम लोग कर चुके थे। ओम्स लॉ का लिमिटेशंस क्या है? तो ओम्स लॉ एप्लीकेबल होता है, कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? तो ओम्स लॉ का लिमिटेशन यही है कि जब टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तभी वो क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। क्या एप्लीकेबल होगा? ओम्स लॉ। तो कभी यदि पूछ दे कि लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ क्या है, तो आप बोल सकते हैं इट इज एप्लीकेबल, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तभी हम लोग क्या कर सकते हैं? ओम्स लॉ को यूज कर सकते हैं, ओम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग इसके बाद न्यू टॉपिक करेंगे। तो न्यू टॉपिक होगा ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर। ऐसे एक्चुअली में आप लोगों को कंडक्टेंस नहीं पढ़ना है, कंडक्टेंस जो है वो नहीं पढ़ना है। कंडक्टेंस होता है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल को कंडक्टेंस बोलते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। सुन लीजिए, मैं बता दिया आप लोगों को, आपके बुक में ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर भी नहीं है। तो ओमिक कंडक्टर क्या होता है? वैसा कंडक्टर
जो ओम्स लॉ को ओबे करता हो उसे बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। आप लोग में कभी पूछ देता है। और नॉन ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है उसे हम लोग नॉन ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। तो अगला टॉपिक वही होने वाला है। तो देखिए ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर और उसके डिफरेंट। नेक्स्ट टॉपिक है ओमिक कंडक्टर। क्या है ये? ओमिक कंडक्टर। ठीक है, तो ओमिक कंडक्टर क्या होता है और नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है? तो देखिए ओमिक कंडक्टर का मतलब हो गया वैसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को ओबे करे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? द कंडक्टर जो ओम्स लॉ को ओबे करे। द कंडक्टर विच ओबे ओम्स लॉ। वैसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को ओबे करे उसे बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। अब चलिए इसके बगल में लिख लें हम लोग नॉन ओमिक कंडक्टर। यहां पे है नॉन ओमिक कंडक्टर। तो नॉन ओमिक कंडक्टर मतलब ऐसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करे। द कंडक्टर विच डोंट ओबे द ओम्स लॉ। ठीक है, डायरेक्ट कर रहे हैं, डोंट ओबे द ओम्स लॉ। तो वैसा कंडक्टर जो क्या करे, ओम्स लॉ को ओबे नहीं करे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है, एग्जाम्पल देख ले, एग्जाम्पल से थोड़ा सा। तो ऑल मेटेलिक कंडक्टर सच एज, जितना भी सारा मेटेलिक कंडक्टर जैसे हो गया कॉपर हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, तो ये क्या है? ये ओमिक कंडक्टर। यदि उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, किसका ग्राफ? V वर्सेस I, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट का, तो वो क्या हो जाता है? स्ट्रेट लाइन जाएगा और ओरिजिन से पास करेगा। नॉन ओमिक कंडक्टर का यदि हम ग्राफ ओबे करेंगे तो वो क्या जाएगा? स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा, वो कर्व जाएगा, कर्व लिनियर होगा। ठीक है, तो चलिए कुछ लिखे यहाँ पे। इसकी एग्जाम्पल देखिए जरा। किसकी एग्जाम्पल? ओम्स लॉ के। ओम्स लॉ में क्या लिखेंगे? ऑल मेटेलिक कंडक्टर, ऑल मेटेलिक कंडक्टर सच एज, ठीक है, सिल्वर, आयरन, ठीक है, क्या? सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ETC। ठीक है, चलिए इसमें एग्जाम्पल, ठीक है, इजी। तो इसकी एग्जाम्पल लिखें, या देखिए यहां पे नहीं समझ में आए तो EX कर दीजिए। ओमिक कंडक्टर में क्या है? जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करे उसे बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। एग्जाम्पल में आ जाएगा LED बल्ब, ट्रांजिस्टर, LED बल्ब, ट्रांजिस्टर, ठीक है, डायोड, डायोड जंक्शन, ये क्लास 11 12 में पढ़ेंगे आप। एक हो गया LED हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, ठीक है, फिलामेंट, ठीक है। ये क्या करेगा? ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। यदि इसका ग्राफ प्लॉट करें हम VI ग्राफ, ये V और I, तो ये क्या जाएगा? ये कर्व जाएगा, ठीक है, ये कर्विलिनियर होता है। और यदि हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, किसकी ग्राफ? VI, V वर्सेस I, ठीक है, VI ग्राफ, तो ये ग्राफ कैसा जाएगा? ये ग्राफ जाएगा कर्व। ये ग्राफ कैसा होगा? तो ये ग्राफ कर्व होगा। और इसमें जब हम लोग प्लॉट करें, किसमें? V वर्सेस I, इसकी जो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसकी जो ग्राफ होगा, ठीक है, ये V हो गया, ये I, तो ये कैसा ग्राफ जाएगा? तो ये ग्राफ जाएगा हमारा स्ट्रेट लाइन, ये जाएगा स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया ओमिक कंडक्टर। और ये नॉन ओमिक कंडक्टर कभी कभी आप लोगों को पूछा जाता है, और ये जनरली मैक्सिमम जो है ये एक टॉपिक वाइज है जो ICSE बोर्ड में है, लेकिन आप लोगों को पूछ चुका है ये।
आप लोगों के बोर्ड में पूछ चुका है और पूछ देता है शायद टीचर भी बताएंगे, ऐसे आपके टॉपिक ही नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता दिया। तो ओमिक कंडक्टर हो गया और ये क्या हो गया, नन ओमिक कंडक्टर। तो ओमिक कंडक्टर में क्या हो गया, वैसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को ओबे करे। जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वी आई पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट वो स्ट्रेट लाइन जाएगा, और नन ओमिक कंडक्टर में क्या जाएगा, वो कर्व जाएगा। ठीक है, इसका हम लोग स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं, क्लास 9th में भी आप पढ़े हैं, इससे पास कर देंगे। ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। ये ठीक है, देखिए, और उसकी एग्जाम्पल, तो ये उसके डिफरेंस हो जाए। कभी डिफरेंस पूछ दिया जाए तो डिफरेंस लिख सकते हैं हम लोग। अब हम लोग बोलेंगे कौन कौन सा फैक्टर है जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को अफेक्ट करता है, और इसी से कुछ फॉर्मूला डिराइव होगा। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो क्या होता है उसे, चलिए उसे हम लोग देखते हैं। बने कौन कौन सा फैक्टर है, फैक्टर्स affecting the resistance of conductor, factors affecting the resistance of a conductor। तो कौन कौन सा फैक्टर है जिसमें रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर अफेक्ट करता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से डेरिवेशन आएगा। इसमें हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और सारा न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, इसीलिए जो हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक जो ज्वाइन नहीं किए हैं, प्लीज़ वो ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए है, आपका ही चैनल है। तो कौन कौन सा फैक्टर है, तो पहला तो लेंथ, पहला क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ पर भी रेजिस्टेंस अफेक्ट करता है, कैसे देखेंगे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, जानेंगे क्या हो गया, लेंथ हो गया। देखिए, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो क्या क्या है, लेंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया। ठीक है, लेंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया और एरिया हो गया। ठीक है, तो लेंथ, टेम्परेचर, एरिया और मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। क्या, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। अब देखिए, अब इसको वन बाय वन हम लोग समझेंगे। बोला जाए लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे कैसे रेजिस्टेंस अफेक्ट करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे। अब देखिए, सपोज कीजिए ये आपकी स्कूल है। ठीक है, ये सपोज कि एक बच्चा है जिससे इसके स्कूल की डिस्टेंस मान लीजिए 10 किलोमीटर है। जब 10 किलोमीटर है, इसका मतलब रोड में बहुत सारा भीड़ भी हो सकता है, ट्रैफिक भी हो सकता है। तो ठीक है, तो रेजिस्टेंस कहने का मतलब बहुत रुकावटें आएगी, बहुत दिक्कत, बहुत कष्ट होगा। समझिए वो इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा रुकावट महसूस होगा। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, रोड जाम हो गया, ब्रेक मारना पड़ेगा। तो और कोई एक बच्चा है मान लीजिए अब इसके बीच और ये स्कूल के बीच, ये इसके घर, मान लीजिए इसके घर से इसके स्कूल के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए 5 किलोमीटर है। इसको कम परेशानी होगी, डिस्टेंस कम है, कम ट्रैफिक होगा। और मान लीजिए जो स्कूल के बगल में रहता है उसे क्या ट्रैफिक मिलेगा, क्या जाम मिलेगा, क्या कष्ट होगा उसको। ठीक है, वो तो 2 मिनट में चला जाएगा। कहने का मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, जितना ज़्यादा लेंथ होगा, रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा रुकावट आएगी। किस में, कंडक्टर में। कंडक्टर में मतलब मेटेलिक कंडक्टर में, वायर के बारे में बात कर रहे हैं। तो बोल सकते हैं कि लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब बोल सकते हैं रेजिस्टेंस जो है, पहला चलिए यहाँ से,
रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। मोर द लेंथ मोर विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ज़्यादा होगा, लेंथ जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, लेंथ कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। कहने का मतलब इफ़ द लेंथ, अब लेंथ को हम लोग कर दें 4 टाइम्स तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी हो जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, लेंथ को 4 टाइम्स कर दे तो रेजिस्टेंस भी हो जाएगा 4 टाइम्स। चलिए, तो पहला हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, मतलब लेंथ जितना ज़्यादा बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, लेंथ के। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, तो रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस की, या बोले लेंथ को इंक्रीज कर दिए, लंबाई बढ़ा दिए 4 टाइम्स तो रेजिस्टेंस भी 4 टाइम्स। अगला है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस अफेक्ट करता है। कैसे, मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा दिए तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, हीट गेन करेगा। हीट गेन करने के कारण क्या होगा, उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड होगा, उसका मॉलिक्यूल टकराएगा, इधर से उधर टकराएगा, रैंडमली टकराएगा और क्या करेगा, वो रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करेगा। एक दूसरे टकराएगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है कौन, रेजिस्टेंस। अच्छा, अब आते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, वो एरिया के क्या होता है, इन्वर्स होता है। या एरिया बोले या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं थिकनेस, या बोल सकते हैं थिकनेस भी बोल सकते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या हो, मान लीजिए ये वायर है, ये वायर है ऐसे, तो यही एरिया, ये जो एरिया जहाँ से करंट पास करता है इसे बोलते हैं एरिया। एरिया ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस कम होगा, और यदि रेजिस्टेंस एरिया बढ़ा दिए, एरिया 4 टाइम्स तो रेजिस्टेंस हो गया 1/4। 1/4 का मतलब 0.25, मतलब कम हो गया, 1/4 हो गया, मतलब रुकावट कम आ गया, क्योंकि वो इन्वर्सली है। क्या है ये, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसे बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या है ये, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रेजिस्टेंस इन्वर्सली है, किसके इन्वर्सली है, एरिया के। मोर द एरिया, एरिया ज़्यादा होगा देन लेस विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर या कंडक्टर। और एक चीज़, थीक वायर, नोट पे लिख दे थीक वायर, नोट पे कहीं लिखते थीक वायर हैव द लेस रेजिस्टेंस। थीक वायर में क्या होता है, लेस रेजिस्टेंस होता है। अब यहाँ पे एरिया जो है मान लीजिए एरिया को कर दिए 4 टाइम्स, एरिया 4 मीटर स्क्वायर, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/4 टाइम्स, मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया। अब एरिया को कर दिए 2, मतलब उसकी जो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया वो 2 कर दिए तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/2, मतलब क्या बन जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस इन्वर्सली होता है, किसका इन्वर्स होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ठीक है, अब चलिए, ये मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। कौन डिपेंड करता है, कंडक्टर। अलग अलग मटेरियल जो है उस पर अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। सबसे कम रेजिस्टेंस होता है सिल्वर में, सिल्वर वायर। ठीक है, वो बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, एल्युमिनियम में, कॉपर में तो सबसे बेस्ट होता है, बहुत कम रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है सिल्वर में, उससे थोड़ा सा ज़्यादा, एल्युमिनियम में ज़्यादा। तो ये डिपेंड करता है मटेरियल पे, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। तो चलिए आइए हम लोग अब क्या करने वाले हैं, ये दोनों से कुछ रिलेशन बिल्ड करेंगे और उससे कुछ फार्मूला डिराइव करेंगे, फिर उसका हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए बने रहिए, डेरिवेशन करेंगे किस रिलेशन से। पहला रिलेशन देखिए ज़रा,
रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, अभी जस्ट कर चुके। रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। नंबर 2, ठीक है। एरिया मतलब रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्स हो जाएगा किसके, एरिया के। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया लेंथ के, और रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली हो गया एरिया के। तो यहाँ फर्स्ट, ठीक है, और ये सेकेंड। अब देखिए ये जो फर्स्ट और सेकेंड है ये दोनों से हम क्या करते हैं, इसके बारे में बोल चुके। एरिया, एरिया यदि ज़्यादा है, कहने का मतलब नोट पे कहीं लिख ले थिक वायर हैविंग लेस रेजिस्टेंस, ठीक है। थिक वायर में क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है। कैसे, मान लीजिए ये देखिए ये थिक वायर है, सपोज कि इसकी एरिया क्या होगा, एरिया ज़्यादा हो गया, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हो गया, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, करंट पास कर जाएगा। चूँकि एरिया ज़्यादा है तो मैक्सिमम करंट पास करेगा, जिसके कारण से रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड नहीं होगा। लेकिन जब थिन वायर होगा, थिन वायर हैविंग मोर रेजिस्टेंस एंड थिन वायर हैविंग लेस रेजिस्टेंस। थिन वायर है, पतला वायर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो ज़्यादा करंट पास नहीं करेगा, ठीक है। और ज़्यादा करंट पास नहीं करेगा जिसके कारण से रेजिस्टेंस ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होगा, रुकावटें आएगी, दिक्कत आएगा। अब ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या मिलता है हमें, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से क्या मिलता है हमें, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है। ये दोनों कंबाइन किए हैं इनटू 1/A, तो R डायरेक्टली हो गया L/A, मतलब रेजिस्टेंस इन्वर्सली है एरिया और डायरेक्टली है लेंथ के। अब देखिए यहाँ पे ये जो डायरेक्टली लेंथ के और इन्वर्सली एरिया के, अब इसको रिमूव करना है, इसको हटाना है, तो इसको हटाने के लिए क्या डालते हैं हम, एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। तो वो कांस्टेंट क्या होगा, जिसे बोलते हैं रो, क्या बोलते हैं उसे, तो चलिए ऊपर लिखें इसे क्या बोले, तो इसे हम लोग बोलते हैं रो। तो R इक्वल टू रो इंटू L/A, ठीक है। तो ये जो था इसे रिमूव करके क्या किए हम, इसको रिमूव करके रो, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, बोलते हैं रेजिस्टेंस। देखिए कभी भी डायरेक्टली और इन्वर्सली होता है, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट डालते हैं। तो उसके लिए एक कांस्टेंट डाल दिए, तो यहाँ पे लिखे RHO, रो इज अ कांस्टेंट विच इज नोन एज, उसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखिए ज़रा, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो रो इंटू L इक्वल टू R इंटू A, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन रो इक्वल टू R इंटू A/L। अब आपको रेजिस्टिविटी फाइंड करना है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसके लिए ये हो गया, हमारे पास एक फार्मूला आ गया जिसे हम लोग क्या करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो आपके लिए ये आ सकता है कौन कौन सा फैक्टर है, और मैथमेटिकली आपको क्या करना है, मैथमेटिकली इसे लिखना है, क्वेश्चन में आ जाएगा ये। तो आप इसे मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों के रिलेशन से।
तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी एसआई यूनिट को देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे लिखे एसआई यूनिट किसकी, रेजिस्टिविटी की, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस का क्या बन गया, ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का हो गया मीटर। तो ये मीटर मीटर कट गया, क्या बच गया, ओम मीटर। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ओम मीटर। ये हो गया हमारा ओम और मीटर। तो रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट ओम और मीटर, जिसे बोलते हैं ओम मीटर। ठीक है, अब चलिए अगला टॉपिक देखिए, कुछ न्यूमेरिकल्स है या फिर उसके पहले और भी फैक्टर्स है जिस पे रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डिफिनीशन हम लोग क्या करते हैं, डिराइव कर लिए। क्या कर लिए, जैसे हम लोग किए R इक्वल टू रो L बाई ए, तो रो इक्वल टू क्या हो गया, R इंटू ए बाई एल। इसी से हम लोग रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डिफिनीशन हम लोग क्या करेंगे वाले, फाइंड करने वाले हैं। तो देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या है, तो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों सेम होता है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल का, ठीक है, किसी भी मटेरियल का, ऑफ ए मटेरियल क्या है, इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ दैट मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों सेम ही होता है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसका, किसी भी मटेरियल का, किसी भी कंडक्टर का, ऑफ अ मटेरियल या कंडक्टर बोले, मटेरियल बोले या क्या बोले, कंडक्टर बोल सकते हैं, मेटेलिक वायर बोल सकते हैं। क्या है ये, क्या है वो, इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। क्या, तो इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर किसका, ऑफ दैट मटेरियल, ऑफ दैट मटेरियल। ठीक है, किसका, मटेरियल का, ऑफ यूनिट लेंथ, इसकी डेफिनेशन बना दिए, ऑफ यूनिट लेंथ, देखिए यार, एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये जो रेजिस्टिविटी है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है। जैसे रेजिस्टिविटी के डिफिनीशन को, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है, ये मटेरियल तो मटेरियल डिफरेंट करता है, इसीलिए इसको कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बोलते हैं हम लोग। ये मटेरियल अलग अलग मटेरियल पे डिफरेंट मटेरियल्स पे क्या होता है, डिफरेंट, इसलिए इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, याद रखिएगा। और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो देखिए रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल का क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, इज द रेजिस्टेंस किसका, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ दैट मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये कहलाता है रेजिस्टिविटी। अब ये किस पे डिपेंड करता है, तो देखिए किस पे डिपेंड करता है ये रेजिस्टिविटी, नोट में लिखे जरा, रेजिस्टिविटी क्या है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। रेजिस्टिविटी जो है ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है।
ठीक है, ये डिफरेंट होता है अलग अलग मटेरियल पर अलग अलग, ठीक है, इट इज डिफरेंट ये डिफरेंट होता है किस पे, ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, अलग अलग सब्सटेंस पे अलग अलग सब्सटेंस पे क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है, डिफरेंट, ठीक है, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस या मटेरियल, अलग अलग मटेरियल पे क्या होता है, अलग अलग मटेरियल पे अलग अलग होता है, ठीक है, याद रखना है। चलिए अब अगला क्या है तो देखिए जरा, अच्छा इट इज लिख लिया जरा, इट इज वेरी लो, बहुत कम होता है, किस पे बहुत कम होता है, याद रखिएगा, वेरी लो फॉर मेटल्स, वेरी लो, बहुत लो होता है, किस पे होता है तो मेटल्स पे होता है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अलग अलग मटेरियल पे अलग अलग सब्सटेंस पे अलग अलग होता है, इसलिए रेजिस्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बोला जाता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है डिफरेंट, अलग अलग मटेरियल पे डिपेंड करता है, अलग अलग सब्सटेंस पे अलग अलग होता है, ठीक है, इसलिए वो क्या करता है, अलग अलग सब्सटेंस पे अलग अलग होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। वो वेरी लो होता है, किसमें, वेरी लो होता है मेटल में, याद रखिएगा, ठीक है, मेटल में क्या होता है, बहुत कम होता है, इस चीज़ को याद रखना है। तो चलिए अब हम लोग कुछ इससे रिलेटेड, रेजिस्टिविटी से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं, या फिर रेजिस्टिविटी जो है, कौन कौन सा फैक्टर है जिस पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है, ये भी हम लोग लिखते हैं, और ये भी जानते हैं क्या है कि रेजिस्टिविटी कौन सा फैक्टर है जिस पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है। तो अलग अलग मेटल्स पे, अलग अलग सब्सटेंस पे, अलग अलग मटेरियल्स पे डिपेंड करता है, प्लस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को तो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, कौन कौन सा फैक्टर है जिस पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ये भी जानना है, ठीक है। तो देखिए, तो ये किस पे डिपेंड करता है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस जो होता है वो डिफरेंट सब्सटेंस पे, डिफरेंट मटेरियल्स पे क्या होता है, अलग अलग होता है। या फिर नंबर 2 किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। चलिए अब रेजिस्टिविटी से रिलेटेड कुछ हम लोग न्यूमेरिकल सम करने वाले हैं, तो ठीक है, जाइएगा मत, ठीक है, बने रहिएगा। चलिए, वायर है जिसकी लेंथ, कॉपर वायर जिसकी लेंथ कितना है 2 मीटर, और कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, लेंथ 2 मीटर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया है 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और बोला जा रहा है उसकी रेजिस्टेंस कितना दिया है, रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले जो गिवन है उसे लिखते हैं, क्या गिवन है, लेंथ कितना है 2 मीटर है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना दिया है R इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम। तो क्या फाइंड करना है, रेजिस्टिविटी। तो देखिए ओम क्या होगा, मतलब रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, तो जैसा कि हमें पता है R इक्वल टू रो इंटू L बाई ए, तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो रेजिस्टिविटी होता है R इंटू ए बाई एल। अब क्या करना, वैल्यू पुट करना है, तो रो रेजिस्टिविटी क्या हो गया R इंटू ए बाई एल, नहीं होता तो ये फॉर्मूला याद रख लिया, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, रो इक्वल टू R इंटू ए बाई एल। अब रेजिस्टेंस कितना हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁻2, ए कितना है 1.7 इंटू 10⁻⁻6, एल कितना है, तो एल है हमारे पास 2 मीटर। तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया ओम, ठीक है, और ये हो गया लेंथ कितना है 1.7, ये है एरिया मीटर स्क्वायर, ये ओम, और 1 मीटर कट गया।
अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 1.7 है और 2 है, तो 2 इंटू 1.7 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -6 तो क्या हो जाएगा ये 3.4 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -8। और नीचे में कितना डिवाइडेड है, अच्छे से लिखे जरा, चलिए कैंसिल हो गया, कितना हुआ 1.7 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। तो ये जो फार्मूला है इसी से रेजिस्टिविटी फाइंड करते हैं हम लोग, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर देना है। अब ये पता हो गया कि रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होता है, लेंथ मीटर होता है, एरिया मीटर स्क्वायर, बाकी पुट कर देना है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख। एक वायर है जिसकी लेंथ कितना है 1.0 मीटर लॉन्ग, इतना मीटर डायमीटर दिया है, तो क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल सकते हैं आप। चलिए सबसे पहले लिखे क्या गिवन है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं कि व्हाट इज गिवन, क्या गिवन है, लेंथ दिया गया है 1.0 मीटर, डायमीटर कितना है 0.2 mm। ठीक है, चलिए और क्या दिया है, रेजिस्टेंस हमारे पास है कितना 10 ओम की, तो क्या फाइंड करना है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की फार्मूला क्या है, R इंटू ए बाई एल। ये फार्मूला होता है R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए एक्चुअली में रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर। क्या होता है वो, ओम मीटर, मतलब ओम मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा, रेजिस्टेंस ओम में आएगा और लेंथ मीटर में, तो 1 मीटर कट जाएगा, बच जाएगा 1 मीटर। अब यहाँ से मिलीमीटर है इसलिए इसे किस में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले डायमीटर दिया है तो उसे रेडियस में कर लीजिए, तो रेडियस में कितना आएगा 0.1 mm। अब ये मिलीमीटर में दिया है तो इसे मीटर में कर दिए तो 10 की पावर -3 मीटर। अब वैल्यू पुट किए, R कितना है 10 ओम, एरिया है 0.1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर की स्क्वायर। ऐसे कर लीजिए, इसे पहले इसे देखिए ध्यान से, क्योंकि एरिया है और एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर। तो चलिए इसे पहले हम लोग कर लिए पाई r की स्क्वायर बाई, पहले मत लिखिए इसे, बाद में एक ही बार में सारे की वैल्यू को पुट कर लेंगे हम लोग। तो R कितना है 10 ओम, पाई को 3.14 ले लेते हैं, R क्या है 0.1 इंटू 10 की पावर -3 की स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, लेंथ कितना दिया है, तो लेंथ है 1 मीटर। अब इसे कैलकुलेट कर लिए, ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा, 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो अब आ गया 10 इंटू 3.14। अब इसे कितने टाइम्स में लिखेंगे 0.1 इंटू 10 की पावर -3, 0.1 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, अब यहाँ 1 है तो भैया क्या होगा 1 है। अब इसे कैलकुलेट करना है, ये आ जाएगा 10, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.4 आ जाएगा, 0.1 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3, तो 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3 मतलब कितना आ जाएगा 10 की पावर तो चलिए ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ गया 31.4। ठीक है, अब देखिए इनटू ये 0.1 0.1 इंटू 10 की पावर -6 है ना। अब चाहे तो क्या कर सकते हैं, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आ जाएगा 31 पॉइंट, देखिए अब क्या आ जाएगा ये 31.4। अब ये दोनों क्या कर सकते हैं ये आ जाएगा 10 की पावर कितना आ जाएगा -4। कैसे आ जाएगा पता है, ये 0.1 है 0.1 है, इसको ब्रेक कर लीजिए आप। ठीक है, तो इसे हम ऐसे करते हैं
इसे हम देखिए कैसे करते हैं। इसे ये आ जाएगा 0.1 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। इसे कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ जाएगा 31.4 इंटू 10 की पावर -7। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, कुछ नहीं करना है। ये 0.1 आपको प्रॉब्लम होगा तो आप एक काम कीजिएगा, 1 बाई क्या हो जाएगा 100 ऊपर में शिफ्ट कर दीजिएगा इसको, ठीक है। नीचे में 100 मतलब 2 ऊपर में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -6 -2 10 की पावर -8। और फिर इसके बाद क्या कीजिएगा, एक डेसिमल को इधर शिफ्ट करना है, फिर उधर, मतलब ये आंसर आएगा 3.14 इंटू 10 की पावर -7। आप कुछ नहीं करते, क्या करते पता है, कुछ नहीं करना है। आपको यदि प्रॉब्लम हो रहा है तो देखिए, कुछ नहीं करना है। इसे क्यों नहीं करना है, ये 3.14 ऑलरेडी दिया गया है, तो ये 3.14 साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है। अब ये आएगा 10 की पावर -6, ठीक है। ये आ जाएगा 10 की पावर -6 प्लस 10 की पावर 1 10 की पावर -5। ये नीचे चला जाएगा, ये दोनों 0.1 0.1 1/10 मतलब 1/10 इंटू 1/10 1/100 ऊपर चला गया, मतलब 3.14 इंटू 10 की पावर -7 आंसर आएगा। तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस टाइम क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, कुछ नहीं है, बस फार्मूला याद रखना है रेजिस्टिविटी का, R इंटू A/L। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन πr², चूँकि सर्कुलर फॉर्म में होता है ना वायर, तो πr²। बाकी पाई की वैल्यू 3.14 ले ली, ज़्यादा अच्छा है। 22/7 कीजिएगा, ठीक है। इंटू 0.1 करते तो भी कैंसिल करने में दिक्कत था, इसलिए डायरेक्ट क्या किए 3.14 ही ले लिए हम लोग, ठीक है। चलिए बोला जरा, गिवन वायर, एक वायर दिया गया है जिसकी रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम है। रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस है 1 ओम, और उसको क्या किया, स्ट्रिच्ड करके डबल कर दिए हैं, लेंथ को डबल कर दिए हैं, ठीक है, डबल इट्स लेंथ। तो बोला जरा उसकी न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या है, गिवन वायर ऑफ रेजिस्टेंस। मान लीजिए ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, इसकी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ, ये क्या है, ऑफ है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। तो देन रेजिस्टेंस क्या होता है, R इक्वल टू ρL/A। क्या होता है, R इक्वल टू ρL/A, ठीक है। अब इसी लेंथ को डबल कर दिए, अब लेंथ को डबल कर दिए, लेंथ ऐसे था, अब डबल कर दिए तो एरिया क्या हो गया, लेंथ छोटा हो गया, डबल कर दिए मतलब 2L, तो एरिया क्या हो गया, एरिया आधा हो गया। डबल कर दिए लेंथ को, एरिया आधा हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हाफ हो जाएगा। तो इस कंडीशन में रेजिस्टेंस क्या होता है, R इक्वल टू रो, ठीक है। अब लेंथ कितना है, डबल कर दिए हैं, इंटू 2L/A। एरिया क्या हो गया, आधा हो गया, तो A/2 क्या हो गया, एरिया हाफ हो गया। अब देखिए यहां से रो, अब ये 2 कहाँ होगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो 4 2 2 जा 4 इंटू L/A, मतलब 4 रो इंटू L/A। अब इसे देखिए तो जरा, रो इंटू L/A को क्या लिखते हैं, रो इंटू L/A R, 4R, और R की वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस है 1 ओम। तो आंसर क्या हो गया, 4 इंटू 1 का मतलब कितना हो गया, 4 ओम। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। कुछ नहीं किए, ये एक कंसेप्ट ये था, वो जानना था, क्या जानना था, कि जब लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को A लिए हैं, तो उस समय रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, R इक्वल टू रो इंटू L/A। फिर बोला जा रहा है लेंथ को डबल कर दिए हैं तो एरिया हाफ होता है,
लेंथ को डबल कर दिए तो एरिया आधा होता है, आधा हो गया मतलब मोटाई बढ़ गया, मतलब एरिया हाफ हो गया। अब इसको डबल कर दिए हैं तो एक चीज़ समझ सकते हैं, मान लीजिए इसको दूसरे तरफ और भी क्वेश्चन लेके समझ सकते हैं। ठीक है, लेंथ है तो मतलब इसकी जो एरिया होता है वो चिपक जाएगा, मतलब कहने का मतलब है ये एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, थोड़ा पतला हो जाएगा। फिर उसका वैल्यू को बैठा दिए, एरिया हाफ हो गया तो ये क्या हो गया, ऊपर शिफ्ट कर गया, 4 हो गया। रो इंटू यहाँ पे लिखे हैं 4 इंटू एल बाई ए, 4 को शिफ्ट कर दिए बगल में, क्या हो गया, रो इंटू एल बाई ए। तो रो इंटू एल बाई ए को क्या लिखते हैं, आर, मतलब कितना हो गया 4r, आर की वैल्यू 1 तो 4r। अब इसी तरह से एक अगला क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम। एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है 3 ओम। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम एंड लेंथ कितना है, लेंथ है 10 सेंटीमीटर। 3 ओम एंड लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसे स्ट्रिच करके उसके लेंथ को कितना बना दिए, 10 से 30 कर दिए। तो बोला जा रहा न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस पता है, अब लेंथ जो है, लेंथ 10 सेंटीमीटर और न्यू जो लेंथ था मान लीजिए वो 30 सेंटीमीटर है, तो इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 10, मतलब क्या लिख सकते हैं 3 इंटू एल, मतलब न्यू लेंथ कितना आ गया 3l। ठीक है, जब लेंथ l था, एरिया a था, रेजिस्टेंस r था, तो उस समय क्या होगा, r इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। अब जब लेंथ कितना हो गया, न्यू लेंथ 3l, तो एरिया कितना हुआ, तो एरिया हो जाएगा 1/3। तो इस कंडीशन में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, r इंटू रो, r इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो l के जगह में कितना लिखेंगे 3l, a कितना लिखेंगे 1/3। अब इसे ऊपर शिफ्ट कर दिए तो 3 3 जा 9 रो इंटू एल बाई ए इक्वल टू 9 इंटू कितना हो जाएगा, r इक्वल टू होता है रो इंटू एल बाई ए, 9 इंटू आर, r कितना है 3, तो ये हो गया 9 इंटू 3, मतलब कितना हो गया 27 ओम। ठीक है, यही आंसर है। क्वेश्चन में है वायर है जिसकी रेजिस्टेंस 3 ओम। चलिए, रेजिस्टेंस, लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, वो भी लेंथ। ठीक है, अब क्या किया, स्ट्रिच करके लेंथ को 30 सेंटीमीटर कर दिया। ठीक है, तो बोला जा रहा है उसकी न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा। रेजिस्टेंस फाइंड करना है जबकि उसकी रेजिस्टिविटी गिवन है, उसके लिए फार्मूला होता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। अब लेंथ चूँकि 10 सेंटीमीटर खींचे 30 हो गया, तो इस न्यू लेंथ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यू लेंथ को लिख सकते हैं, मान लीजिए ये न्यू लेंथ है 30, मतलब 3 इंटू 10 लिख सकते हैं, 3 इंटू एल मतलब 3l। जब एरिया 3 टाइम्स हो गया, सॉरी लेंथ 3 टाइम्स, एरिया 1/3 हो जाएगा, हो गया a/3। वैल्यू पुट कर दिए, r इक्वल टू रो एल, एल के जगह में 3l, एरिया कितना है, एरिया हो गया a/3, 3 को ऊपर शिफ्ट कर दिए, 3 3 जा 9, तो 9 इंटू क्या हो गया रो इंटू एल बाई ए। तो ये क्या कहलाता है, ये पूरा टर्म होता है r। ठीक है, और r की वैल्यू क्या है 3, तो 9 इंटू 3 27, सारा हो गया। अब इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल होगा, उसके बाद पैरेलल और सीरीज कम्बिनेशन हम लोग करेंगे। तो जो हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड को, ठीक है, जो भी है पढ़ने वाले आप, ठीक है, आपके कलीग, आपके फ्रेंड्स सभी को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।